नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड की भूमि रामनगर से। और आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये जो रामनगर और जो उत्तराखंड हम लोग जानते हैं, लोग यहाँ पर बहुत अक्सर जो है पर्यटक के रूप में यहाँ घूमने आते हैं। और रामनगर को भी अब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वो फिर चाहे जिम कॉर्बेट ही क्यों ना हो, जिम कॉर्बेट का नाम सबने सुना हुआ है और आजकल खूब पर्यटक वहां पर आ रहे हैं। प्रकृति से चाहे एक प्रेम कह लीजिए या फिर अपने जो डेली लाइफ रूटीन को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, घूमने के लिए प्रकृति की गोद में आते हैं और थोड़े टाइम के लिए ही सही नेचर लवर बन जाते हैं। लेकिन इस प्रकृति के पीछे इसको किस तरह से इसका विकास हुआ है, किस तरह से इसको डेवलप किया गया है, किस तरह से इसको संरक्षित किया गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे ये बना, क्या हुआ है ना, तो इसके पीछे कोई नहीं जानता। दूसरी चीज कि प्रकृति को अपना जीवन देना क्या होता है, ये हम लोग नहीं जानते हैं जो लोग शहरों में रहते हैं। हम लोग अपने आसपास दो गमले लगा के हम सोचते हैं कि हमने बगीचा उगा दिया है अपने वहां पे, लेकिन वो नेचर लवर नहीं होते हैं। बेसिकली वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है कि हमने कुछ एक योगदान दे रहे हैं। लेकिन जो लोग प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति को संरक्षित करने के लिए, उसके विकास के लिए अपना दिन रात एक करते हैं, अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, हम उनके साथ आज हैं। और हम सर का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं अपने बारे में। आप कहाँ से हैं, कैसे ये जो पर्यावरण को लेकर आपकी जो मुहिम है वो शुरू हुई, तो उसके लिए एक बार हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में खुद ही। नमस्कार, मेरा नाम राजेश भट्ट है और मैं रामनगर का स्थानीय निवासी हूँ जी। और मेरा जन्म स्थान तो रामनगर में ही है। लेकिन हमारी जड़ें जो हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से है। अच्छा। हाँ जी। और वर्तमान में मैं रामनगर में रह रहा हूँ। और रामनगर जो है वो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यूँ तो उत्तराखंड के हर जो कोने कोने भी जो है वो प्रकृति की कृपा से अभिसिंचित है जी। लेकिन जहाँ हम रह रहे हैं ये कुछ थोड़ा और विशिष्टता लिए हुए है। और ये विशिष्टता इसलिए लिए हुए है कि रामनगर जो है वो कुमाऊं और गढ़वाल का गेटवे है, मुख्य द्वार है जी। यहीं से हमारी यात्राएं शुरू होती हैं, कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र की। तो उत्तराखंड के लिए एक प्रतिनिधित्व द्वार है ये जो है। और हमने जब जिस वातावरण में जन्म लिया जी, सही मायने में ये वातावरण बड़ा अद्भुत है। और आप कहते हैं कि जिस वातावरण में आप रहते हैं उस वातावरण से आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रारब्ध होता है। उस प्रारब्ध की वजह से ही आप उस वातावरण को जी पाते हैं जी। तो मैं इस पूरी बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि कोई ना कोई ऐसा प्रारब्ध होगा कि जो मुझे प्रकृति के सानिध्य में यहाँ पर रखा। और मैं प्रकृति की किताब पढ़ रहा हूँ बेसिकली जी। और 3 डिकेड से ऊपर हो गया मुझे इस किताब को पढ़ते हुए। ओके। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ। क्योंकि प्रकृति की किताब का कोई अंत नहीं है, जैसे इसकी कोई शुरुआत नहीं है। ठीक है ना जी। ये नेवर एंडिंग बुक है और इसको पढ़ने की कोई कमाल की बात कोई उम्र भी नहीं है। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि इसको पढ़ने का कोई चैप्टर भी नहीं है। हाँ। इसका कोई भी चैप्टर उठा के देखें आप, वो आपको ऊर्जावान बनाता है, वो आपको हर्षोल्लादित करता है, प्रसन्नता देता है, आपको ब्लेस करता है, आपको हील करता है। क्योंकि प्रकृति की किताब जो है वो अद्भुत और आनंदमयी किताब है। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं इस किताब को पिछले 3 दशक से अधिक वक्त हो गया मैं इसको पढ़ रहा हूँ। यूँ तो गाय बगाए जब बचपन में हम स्कूल जाते थे, हाँ। हमारे स्कूल भी बिल्कुल जंगल से सटे हुए स्कूल हुआ करते थे जी। और शायद लोग इस समय एक फैशन के तौर पर जिन जानवरों को देखने के लिए या प्रकृति को देखने आते हैं, वो हमने स्कूल के आते जाते वक्त ही रोज देखते हैं, उनसे रोजमर्रा हमारा परिचय होता रहा जी। और फिर ये जो था ये तो एक हमारा दैनिक क्रियाकलाप में का हिस्सा था। लेकिन सही मायने में 1900 जो है 80 के दशक 80 के दशक में 1988 के आसपास की बात बता रहा हूँ। 1988 से इस किताब को एक अलग तरीके से पढ़ने की मुहिम में मैं जुड़ा जी। जो मेरा सौभाग्य था। और मैंने वन विभाग के लिए काम किया, कुछ
शोध और इन कार्यों के उसमें। और उसके बाद 1993 से जो है यहाँ पर मैं एक नेचर इंटरप्रेटर, प्रकृति की एक अद्भुत व्याख्या को प्रस्तुत करने के लिए एक नई दिशा से अपने व्यावसायिक रूप से इस काम को के लिए मैं जुड़ा। और सही मायने में मेरे लिए ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुका था कि मेरा जो शौक था वो मेरे व्यवसाय में अब तब्दील था। तो मेरी हॉबी जो है और वो मुझे प्रोफेशन में गई जी। और वो पेड, इसको मैं इसलिए पेड हॉबी बोलता हूँ है ना। वैसे ये बहुत कम लोगों के साथ मतलब होता है, कहते भी हैं कि अगर आपका शौक ही आपका व्यवसाय बन जाए तो उसमें मजा आ जाता है, आप अपना 100 से 200% तक दे देते हैं। बिल्कुल। तो ये बेसिकली ये मेरे लिए पेड हॉबी थी। और शुरुआती तौर पर जो है प्रकृति को जानना समझना, और अभी भी हम प्रकृति की किताब को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। बस सिर्फ अंतर इतना ही है कि आज जो हम समझ पाए हैं उसको हम लोगों तक बांट पाते हैं जी। उससे लोगों को जोड़ पाते हैं। पढ़ने का सही अर्थ हमें यहाँ पर ये लगता है, हमें इस बात की खुशी होती है जो हमने पढ़ा हम उसको बांट रहे, बिल्कुल है ना जी। और अगर बांटने की दिशा में काम करते हैं, सही मायने में जो हम हैं वो प्रकृति की मैं अपने आप को तो प्रकृति का पुजारी मानता हूँ। बहुत बढ़िया, बस ये जी, और कुछ नहीं है। और ये भी कई लोग कहते हैं कि हम प्रकृति को बचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करते हैं, नहीं। मेरा बिल्कुल दूसरा भाव है प्रकृति के प्रति जी। देखिए, हम प्रकृति को बचाने वाले कौन होते हैं, है ना जी। ये कहने सही मायने में ये तो कहने के लिए लोग अपना जुमला पेश करते हैं कि हम नेचर सेव कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं। नो, हम कुछ नहीं कर रहे। हम सही मायने में अपनी मानवीय धरोहर को बचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना जी। क्योंकि प्रकृति उसका एक हिस्सा है और प्रकृति एक बहुत बड़ा पहलू है और हम इसका एक छोटा सा हिस्सा है ना। हम उसको क्या कंजर्व करेंगे, हम उसको क्या संरक्षित करेंगे। प्रकृति को संरक्षित नहीं, हम ह्यूमन रेस की बात कर रहे हैं। हम तो इस कायनात में जो है, इस पूरी पृथ्वी में जो है, हम जो मानव है उसकी जो जाति है उसके संरक्षण की बात कर रहे हैं, है ना। असल मायने में वही है, असल मायने में हम उसके संरक्षण की बात कर रहे हैं, हम प्रकृति के संरक्षण की बात नहीं कर रहे। प्रकृति को भी हम सर शायद तभी बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी वजह से हम बचे रहेंगे। जब हम खुद बचे रहेंगे तभी तो प्रकृति बचेगी। हाँ, वो भी है और प्रकृति तो लाखों साल पहले थी जब नहीं थे हम, जब नहीं, और लाखों साल बाद भी रहेगी, है ना। बहुत, लेकिन सही मायने में अगर सार्थकता जीवन की तभी होगी जब हम यह समझ पाएंगे कि प्रकृति को हम नहीं बचा रहे, प्रकृति हमें बचा रही है। अगर हमें अपने आप के अस्तित्व को बचा के रखना है तो प्रकृति के शरण में जाना हो, प्रकृति से जुड़ना हो। और सीख मुझे जो मिली वो यही है कि दुनिया में दो गोद है, एक है जन्मदायिनी माँ की गोद जिसने जन्म दिया जी, और एक प्रकृति माँ की गोद है जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। और ये दुनिया में दो ऐसी गोदें हैं, अगर सही वक्त पर व्यक्ति इनसे जुड़ गया तो हमेशा ब्लेस रहेगा, हमेशा हील रहेगा जी, है ना जी। क्योंकि नेचर इट हैज इट्स ओन ब्लेसिंग्स, इट हैज इट्स ओन हीलिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग रहते तो प्रकृति में हैं लेकिन उससे जुड़े हुए नहीं रहते। बहुत बढ़िया सर। घर में स्विच तो है राइट, लेकिन स्विच ऑन नहीं है। हाँ। और जब स्विच ऑन नहीं है तो नेचर से कनेक्टिविटी नहीं है, और जब तक कनेक्टिविटी नहीं है तब तक उससे मिलेगा क्या। वो तो उसको कहते हैं द फुलिश इन द हेवन, है ना। तो सही मायने में ये है, और हमारे वहां दुर्भाग्यवश यही है कि लोग रह रहे लेकिन जुड़ नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो हमारी ये मुहिम जो है सिर्फ एक स्पार्क करने की है, एक छोटा सा जोड़ करने की है, जिससे हम प्रकृति की किताब से जन सामान्य को, जन जन को, स्कूली छात्र छात्राओं को, बच्चों को, नवयुवकों को जोड़ने का सिर्फ प्रयास मात्र भर कर। राजेश सर, वैसे तो देखिए कि आपको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, आपको पूरे रामनगर में सब जानते हैं कि आप कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। ये आपका कह लीजिए कि बड़प्पन है कि आप उसको इतने सरल भाव से लेते हैं कि आप छोटा सा कार्य कर रहे हैं, और वो भी ये नहीं है कि प्रकृति को संरक्षित करने का, हम अपने आप को ही बचा रहे हैं। ये थॉट बहुत मतलब अलग है, और लोग जो सोचते हैं कि हम नेचर को बचा रहे हैं, हम नेचर को अगर बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो शायद वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम बचे रहें लंबे समय तक। आज हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम गो ग्रीन जाएंगे, है ना।
लेकिन मतलब मैं अपने दर्शकों को भी बोलना चाहूंगा कि राजेश सर जो हैं वो मतलब पूरे रामनगर नहीं, पूरे उत्तराखंड में बहुत बड़ा नाम है। ये नेचर गाइड हैं और बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते रहते हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चों को बोला जाता है कि सर उनको अगर बचपन से ही उनके माइंड में अगर चीजें डेवलप कर दी जाती हैं तो वो मतलब एक बीजारोपण हो जाएगा तो अपने आप एक पेड़ बनेगा। तो वो जो आप कार्य करते हैं सर, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। जी, सही मायने में देखिए, नाम वाम ये तो सब बेकार की चीजें। नाम ये गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, ठीक है, और मेरा काम ही मेरी पहचान है, बहुत जी जी घर याद रहे, बिल्कुल ठीक है। और सही मायने में हम करते जो हैं, मैंने कहा ना कि हम प्रकृति की जो किताब है ये, इससे सब लोग अछूते इसलिए रहते हैं क्योंकि सही मायने में हम सही वक्त पर हमें कोई कनेक्ट नहीं कर पाता जी। और इस कनेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस कनेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सही वक्त पर लोगों को इस किताब से जोड़ पाए जी। ठीक। हमारा जो जीवनचर्या थी पहले, हाँ। आज से 30 40 50 साल पहले की बात, तो वो ऐसी जीवनचर्या थी जो हमें प्रकृति से जोड़ कर रखती थी। आज की हमारी जो दिनचर्या है वो हमें प्रकृति से तोड़ कर रखती है। बिल्कुल। पहले प्रकृति और हमारे बीच में एक अच्छा सा शानदार पुल था, आज हमारे और प्रकृति के बीच में एक बहुत बड़ी वॉल है। उस वॉल को हम किसी भी रूप में देख सकते हैं, चाहे हम विकास के रूप में देख लें, चाहे हम नएपन के रूप में देख लें कि हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना, है ना। जी जी। तो किसी भी रूप में देख सकते हैं। और विकसित होने की जो दीवार है वो हमें सही मायने में मैं उसको विक्षिप्त होने की दीवार मानता हूँ। हम विकसित कहाँ हो रहे हैं? हाँ। हम विक्षिप्त हो रहे हैं, है ना। हाँ। जब हमारी संवेदनाएं खत्म हो रही हैं तो फिर बहुत सारी चीजें, फिर उस विकास से क्या करेंगे, ठीक है ना। संवेदनाएं नहीं है तो कुछ भी। और संवेदनशीलता जो हमारी जो है, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो हमारी प्रकृति को पड़ा, हमारे पर्यावरण को पड़ा, हमारी संस्कृति को पड़ा, ठीक है ना। जिस देश की संस्कृति कहती हो कि पत्ते पत्ते चो देवाना साका पंच महेश्वर, जहाँ छोटी सी घास के बिना हम अपने घरों में एक शुभ कार्य नहीं कर सकते जी। दुर्बल आते हैं ना जी, उसके बाद हमारे घर में शुभ कार्य होता है, बिना उसके कोई कार्य नहीं, है ना। तो इतना जुड़ाव था हमारी और हमारे जीवन शैली का, हमारी संस्कृतियों का और पर्यावरण का, है ना जी। तो ये संरक्षण की भावना ही तो थी। जहाँ पीपल की पेड़ की पूजा हो, जहाँ बरगद के पेड़ की पूजा हो, जहाँ तुलसी की पौधे की पूजा होती हो, जहाँ नदी नाले समुद्र की पूजा होती हो, जहाँ हवाओं की पूजा होती हो, जहाँ चांद देखने पर पूजा होती हो, जहाँ सूरज को जल चढ़ाया जाता हो, ये सब क्या है? ये पंच तत्व है और जीवन को जीने के लिए यही तो हमारी टॉनिक्स है जी, है ना। ये है। लोग इनको समझ नहीं पाते हैं कई बार, जैसे बोलते हैं ना कि क्या घास को, सूरज को, सूरज तो एक मतलब एक जस्ट एक ग्रह, उपग्रह, उनके लिए तो एक इक्विपमेंट है, वो है, वो तो उसको एक इक्विपमेंट की तरह देख रहे हैं ना, बस ये है भाई। अब एक छोटा सा सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूंगा। बच्चा जब कभी जन्म लेता है ना जी, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है? रोता है, ऑब्वियसली, है ना जी। सभी का आंसर ये, सभी का आंसर ये, ठीक जी। लेकिन उससे अगर हम इतर कुछ और सोचें तो ये बहुत अलग तरीके की सोच है। वो ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो सांस लेता है, हाँ सबसे पहले ब्रीथ करता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हर रोना तो हमें बस सुनाई देता है, तो हम बोलते हैं बात की बात है ना, जब हम ब्रीथ इन करते हैं हाँ, तभी तो एक्टिविटी जो है बिल्कुल होती, राइट, है ना जी। और जिस दिन हमारी समझ में ये आ जाएगा और जन सामान्य की समझ में ये आ जाएगा कि ये जो ब्रीथ है ये हमें अद्भुत जो हमारे वृक्ष हैं ये दे रहे, और जिस दिन हमारी समझ में ये आ जाएगा उस दिन हमें सेव द नेचर, सेव द ट्री, डोंट कट द ट्री पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना जी। और आज सही मायने में जो जरूरत है वो यही जरूरत, और यही कनेक्शन दे पाते हैं हम अपने सानिध्य में, हमारे संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को। बहुत अच्छी चीज है सर। वैसे सर देखिए,
मैं रामनगर आया जी। और ये सब चीजें की, आज हम लोग बैठे भी मतलब ऐसी जगह पे हैं कि ये पूरा एकदम नेचुरल लग रहा है। थोड़ा सा हालांकि बाहर का शोर है, ये सब चीजें हैं, लेकिन ये एक अलग एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। आप ऐसा ही घर आप दिल्ली में बना लीजिए, आप ऐसा ही नोएडा में बना लीजिए, लेकिन आपको वो सुकून नहीं मिलेगा। जो शांति यहाँ की है वो वहां से बहुत अलग है। देखिए एक और चीज बोलता हूँ, मतलब बहुत मजे की बात है कि दूर दूर शहरों से लोग रामनगर घूमने आते हैं, कॉर्बेट घूमने आते हैं कि उनको बाघ, चीता, हिरन ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन रामनगर जो है वो अपने आप में ब्लेस्ड है। ऐसे पशु पक्षी जो है वो लोगों को दर्शन देने के लिए उनके घर के पास आसपास भी आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं, है नहीं? और ये क्या है कि ये तो रोजमर्रा की, मैंने बताया कि जब हम बचपन में स्कूल जाते थे जी, जो आज लोग पैसा खर्च करके देखने आ रहे हैं और नहीं देख पाते हैं। हाँ। हमने वो जानवर जो है अपने स्कूलिंग टाइम में उनको देख लिया था। तो ये ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग है। इसको आप अदरवाइज आप लेते किस तरीके से, ये बिल्कुल आप पर्सपेक्टिव्स है ना, चेंज है। लाइक मॉर्निंग स्कूल बेल, इट इरिटेट्स यू, राइट, एंड इवनिंग स्कूल बेल गिव्स यू द हैप्पीनेस। बिल्कुल सर, थिंग्स आर सेम है ना जी, उसमें कोई अंतर तो है नहीं है। बस सुबह बज रही है, सुबह भी एक घंटी बज रही है, घंटी वही है, बजाने वाला भी वही है, लेकिन पर्सपेक्टिव उस समय चेंज, हमारा जो धारणाएं हैं उनके लिए बहुत अलग है ना। हाँ। तो ये अब गांव के हमारे स्थानीय लोग जो यहाँ पर रहते हैं ये किस तरीके से लेते हैं, ये पूरी तरीके से उनका व्यक्तिगत मसला है जी, है ना जी, और व्यक्तिगत सोच का एक परिप्रेक्ष्य है जी। जी जी सर, रामनगर जो है वो कॉर्बेट से एकदम जुड़ा हुआ है जी, है ना। कह लीजिए कि मतलब यार जिम कॉर्बेट मतलब पूरा एक जो जंगल का एरिया है उसके बीच में एक शहर बसाया गया छोटा सा। तो यहाँ पर तो बहुत लाजमी है कि आप कोई भी जो जानवर यहाँ पर रहेगा, मतलब हम कहते हैं कि अरे देखो रामनगर में बाघ आ गया, चीता आ गया, ये आ गया, वो नहीं आया। हाँ। हम आए, हम तो पहले आए, हम आए उनके जंगल, वो तो उनका घर था। हाँ। हम तो उनके घर में रह रहे हैं ना। हाँ। वो हमारे घर में नहीं है, हम उनके घर में हम, है ना। हाँ। बस ये ह्यूमन टेंडेंसी, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हाँ। कि आज आप किराए में कहीं जाते हो तो कल सोचते हो कि अरे मालिक को कैसे हड़प लूं। हाँ। है ना, बिल्कुल वो है, ये हमारी टेंडेंसी। हाँ। हमें उंगली पकड़ने को दी जाए तो हम कहते हैं हाथ कैसे पकड़ लें जी, ठीक है ना जी। तो ये प्रकृति का ऐसा ही है जी। हमने प्रकृति को हमने मान लिया कि हम जो है हम तो किराए में हैं यहाँ। हाँ। हमने इसको मालिक अपने आप को मालिक समझ बैठे जी, है नहीं है। और ये जो सोच है, इसी सोच ने हमारा जो मार्ग विक्षिप्तता का जो मार्ग है ये उसकी ओर को हमें धकेल रहा है जी। मैं भी जैसे उत्तराखंड से ही हूँ। हाँ। तो हमें पता है कि अब आप रणा जो गांव है विमांडेश्वर, वहां से सुराई खेत का जो स्कूल है, सुराई खेत भी है, तो हमारे यहाँ से तो कोई बस ऐसा है नहीं, वो तो बहुत उल्टा रूट पड़ता है। तो आपको वो पहाड़ सामने है, उस पे चढ़ के, हाँ, तीन पहाड़, हाँ, मैं देखा हुआ। हाँ, तो वो जाना है। अब मैं ये सोचता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में मेरी पैदाइश हुई है, दिल्ली में मैं बड़ा हुआ हूँ, तो जब हम गांव जाते थे ऐसे टाइम पर और मैं देखता था कि सुबह 5-6 बजे बच्चे सामने वहां पहाड़ी पे नजर आ रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं। हाँ? अब 1.5-2 घंटा, मतलब हम लोगों को तो 1.5-2 घंटा लगता था, वो खैर फिर भी क्योंकि उनको आदत हो चुकी है तो वो बिना रुके चल देते थे। और वो 1 घंटे आधे घंटे में, आधा-पौना घंटे में अपना उनका हिट करना है। हाँ। लेकिन उससे बड़ी चीज ये है कि आप रात की मतलब चाहे शाम को आ रहे हो, चाहे सुबह जा रहे हो, एक अंधेरे में आ रहे हैं या कुछ उसमें जा रहे हैं, जंगल के बीच से जा रहे हैं, वहां कोई आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ना दोस्ती हो जाती है पहले से ही। वही चीज आप उसको, हाँ, ये भाव आपका बहुत अच्छा है कि दोस्ती वाला, लेकिन दोस्ती क्या है कि वो तो उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया। मतलब हम लोग जाएं तो हाँ। मतलब मैं तो इतना डरता हूँ कि मैं अगर रात शाम होते होते हाँ। मैं अपने घर के अंदर वापस आ जाता हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ। हाँ। कि उसके बाद पता नहीं मैं कैसे जाऊंगा, कहीं रास्ते से बाघ मिल गया, कहीं कुछ मिल गया तो मैं कैसे करूंगा। लेकिन वहीं वो छोटे छोटे बच्चे जो गाँव में ही पले बड़े हैं, वहीं रहे हैं, वो अंधेरे में बिना देखे, बिना टॉर्च के, बिना छिलुक के, जो हम छिलुक बोलते थे, वो बिना जलाए वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, रामलीला देखने जा रहे हैं, कहीं किसी के वहां जागर हो रही है वहां देखने जा रहे हैं, तो उनको कोई डर ही नहीं है। वो देखिए, आपने डर की बात कही ना, देखिए डर 2 चीजों से पैदा होता है। हाँ। ठीक है ना, अगर हम इसके सही रूट पे जाना चाहें, डर का जो मकसद है, एक तो ये है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट क्रिएट्स द फेयर जी, ठीक है ना जी। समझ नहीं, बिल्कुल 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 समझ नहीं है। हाँ। तो ऑब्वियसली डर होगा, वो किसी से भी हो सकता है। वो हमें दिल्ली की सड़कों का
समझ नहीं है हाँ तो हमें बड़ा डर लगता है। हाँ क्रॉस ठीक करने है, में क्रॉस करने में। हाँ वो कहते हैं पहाड़ से आए, हम कहते हैं नहीं हम तो जंगल से आए है नहीं बिल्कुल नहीं देखिए दूसरी चीज क्या है हाँ, कि आदर का भाव नहीं, रिस्पेक्ट, जी ठीक है नहीं, हाँ रिस्पेक्ट नहीं। तो जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है हम्म, वहां डर है, और जहाँ डर है वहां कॉन्फ्लिक्ट है, और जहाँ दोनों ही चीजें हैं हाँ। आपके पास तो न डर है और न कॉन्फ्लिक्ट हम्म, है ना। जी अंडरस्टैंडिंग भी है और रिस्पेक्ट भी है। जी अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जंगल के लोग जो वहां रह रहे हैं वो जंगल को रिस्पेक्ट करते हैं भाई, जी उस जंगल की समझ है उनको, बिल्कुल है ना। हाँ और उसको रिस्पेक्ट करते हैं उसी आधार पे, तो इसलिए डरते नहीं है। हमारे तो जंग उसमें भी बोला जाता है ना कि नदी किनारे जाओ तो रोना नहीं हंसना बस नहीं इधर वो हमारा साइंस है, साइंस है हमारा चलने का साइंस है। हाँ हमारे वहाँ कहते हैं कि अब जंगल में बहुत तेज जो है चिल्लाओगे नहीं, हाँ ये भी एक साइंस हाँ है नहीं है। वहाँ के ये जानवर डिस्टर्ब है हाँ, कुछ भी उनको जंगल में अलर्ट हो जाएंगे हमारे वहाँ कहते हैं वो लाल कपड़े या सफेद बिल्कुल चमकीले कपड़े पहन के जंगल में मत जाओ, छौ लग जाएगा, हाँ भूत लग जाएगा, हाँ है नहीं है। हाँ और वो छौ भूत क्या है, वो ब्राइटनेस, ब्राइट हमारी ड्रेसिंग सेंस है हाँ। जंगल का, कि भी बहुत लाइट कपड़े पहनने जंगल में, हाँ, है ना, हाँ, क्योंकि कहीं कैमोफ्लेज होने की जरूरत पड़ेगी तो वो पड़ सकते, कैमोफ्लेज हो सकते हो। हाँ, ब्राइट कपड़े पहनोगे तो एनिमल इरिटेट नहीं होंगे, नहीं होंगे। मतलब पहनोगे हाँ। तो इरिटेट होंगे, लाइट पहनोगे तो एनिमल इरिटेट नहीं होंगे Right. आपके पहनने से, Right. है ना। तो रिस्पेक्ट है, वो हमारा साइंस है, हमारे चलने का साइंस है, हमारा खाने का साइंस है, जी हमारा रहने का साइंस है ना। जी तो हम तो एक, और जो हमारा साइंस था, जो हमारा कल्चर है ना, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, वो पूरी तरीके से वेल प्रूव्ड साइंटिफिक वेज थे जिनसे हम चलते थे। कब कौन सी चीज खानी है, कौन कौन सी चीज नहीं खानी, ये भी हमारे हिस्सा था, हाँ, है ना। जी। आज लोग न्यूट्रिशन जो है हायर करते हैं, उनसे उनकी कंसल्टेंसी करते हैं। हमारे वहाँ तो विज्ञान है, विज्ञान खाने का विज्ञान है जी, हमारे रहने का विज्ञान है, तो हमारे नहाने का विज्ञान है, सब चीज है नहीं है। हाँ। तो ये है। तो सर ये आपको मतलब बचपन से जैसे आपने बोला ना कि आप नेचर के बीच में रहे हैं तो उससे एक लगाव बनता गया, लेकिन जो इसको प्रोफेशन वाली जो चीज है वो भी एक टाइम के बाद डेवलप हुआ कि इसको हम प्रोफेशन, बट उससे पहले आपको क्या कुछ ऐसा और माइंड में नहीं आया कि ये तो चलिए ठीक है, हो सकता है मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं किसी और चीज में करियर बनाऊं या कुछ और चीज ऐसा करूं? इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंट, मेरी दिशा जो मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है शुरुआती तौर पर मेरा जो था, एक एटमॉस्फेयर था मेरे साथियों का, उनका, उस एटमॉस्फेयर के चलते मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दिशा में गया, मैंने डिप्लोमा किया, अच्छा है ना। हाँ। ये किया और उसके बाद फिर मैंने देखा भी, हाँ। इस दिशा को भी देखा जी, है ना जी, राजस्थान, हरियाणा, ये जो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स हैं, ओखला ओखला, इन सब में मैंने देखा इसको कुछ पल जी के। ओके। तो थैंक्स फॉर माय डेस्टिनी की हुई जो मुझे वापस प्रकृति के सानिध्य में लेकर आई जी। और फिर ये सानिध्य जो है गहरा होता गया और ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने कि लाल लाल कर देनी सदरिया। तो सर ये जो आज की डेट में हम जानते हैं कि राजेश भट्ट जी एक नेचर गाइड हैं, और ये भी मैंने सुना है कि जो भी कोई प्रोमिनेंट जो एक बोलते हैं हम, कोई अगर बाहर से विजिट करने के लिए आता है तो वो उनके गाइड आप ही रहते हैं या आप ही उनको पूरा वहाँ जंगल में जो भी चीजें हैं, किस तरह से क्या चीजें वो आप बताते हैं? तो ये जर्नी कैसे, मतलब कैसे राजेश भट्ट जी जो है वो एक नेचर गाइड के रूप में इतना उभर के लोगों के उसमें आए? देखिए ऐसा इसको भी ये बहुत सामान्य सी बात है। हाँ। देखिए ये है कि आप और हम कैसे मिले जी, ये आप और हम नहीं मिले, ये डेस्टिनी डिसाइड करती है हम किसको मिल पाते हैं जी, जी, है ना जी, और किसको हमें कौन मिल पाता है, ये सब डेस्टिनी है जी। इसको मैं इस भाव से देखता हूँ जी, ठीक है ना। हाँ। कोई स्पेशल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मैंने प्रकृति के सानिध्य को जिया, इन पलों को जिया, इनसे सीखा, उनको बांटा, है ना। ईमानदारी से अपने जो कर्तव्य मार्ग है, ठीक है जी, उन कर्तव्य मार्ग में मैंने महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है कि जो मुझे करना चाहिए था, हाँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने वो किया और मैं कर रहा हूँ जी, ठीक है ना। और यही दिशा थी कि ये 90 के दशक की बात बता रहा हूँ कि 90 के दशक से मैंने जो सीखा था ना,
इन 89-90 के 2 सालों में हाँ, मैंने 90 से 100 बांटना शुरू कर दिया। और खासतौर पे मैंने जो टारगेट किया था वो बच्चों के साथ किया, जी, स्कूल के बच्चों के साथ, ओके, स्कूल के बच्चे से स्कूल के टीचर, हम्म, ठीक है ना। जी, और मेरे लिए आज फक्र की बात यह है कि 500 से ज्यादा बच्चे जो हैं हम्म, आज अपना ग्रीन बिजनेस कर रहे हैं। ओके, ग्रीन बिजनेस, वो क्या होता है सर ग्रीन बिजनेस ये है कि द बिजनेस विद द नेचर एंड एनवायरनमेंट, ओके, ठीक है ना। जी, कुछ लोग गाइड्स का काम कर रहे हैं, जी, और गाइड तो मैं कहूंगा कि 1000 से ज्यादा हैं, अच्छा, जिनको मैं ट्रेन तो नहीं कहूंगा, मैंने क्या ट्रेन किया उनको, हाँ। लेकिन जो मैंने सीखा था वो मैंने उनको बांटा, ओके, और उनको रहा जो मैं दिखा पा सकता था, हाँ। वो मैंने उनको दिखाई जी। उत्तराखंड में। हाँ, और आज जो है वो लोग अपना प्रकृति प्रदत्त रोजगार अपना रहे हैं, जी, ठीक है ना। हाँ। पर्यावरण से प्रदत्त जो रोजगार है उसको अपना रहे हैं और अपनी आजीविका को चला है। संचालित कर रहे हैं, जी, साथ ही साथ हाँ। पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे, जी, क्योंकि जॉब तो आदमी को कहीं भी मिल जाएगा, दिल्ली मुंबई में जाएगा जॉब मिल जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन अपनी जड़ों से कटकर अगर आदमी बाहर चला जाए जी, तो फिर वो अपनी जड़ों का नहीं रहता। हाँ, और जब वो बाहर चला गया और अपने घर में रहकर अपनी जड़ों से जुड़कर अपने घर में रहकर अगर किसी को रोजगार मिल रहा है तो इससे बड़ा और सौभाग्य कुछ नहीं होता, बिल्कुल ऐसा, है ना। जी, तो जिन बच्चों को हमने कभी पेड़ों के महत्व को समझाया था, जिन बच्चों को हमने कभी पक्षी के महत्व को समझाया था, आज वो नेचर टूर ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, नेचर गाइड का काम कर रहे हैं, है ना, जी, बर्डिंग गाइड्स का काम कर रहे हैं, कल्चरल गाइड्स का काम कर रहे हैं, हाँ, हेरिटेज गाइड का काम कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं काम, और काम करके उनके संरक्षण में अपना योगदान भी सुनिश्चित कर रहे हैं, जी, है ना। और अपनी प्रकृति से भी जुड़े हैं, अपनी संस्कृति से भी जुड़े हैं, अपने घर से जुड़े हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो ये सबसे महत्वपूर्ण मैं सही मायने में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखता हूँ इसको, है ना। बिल्कुल, ये होना तो डेस्टिनी डिसाइड किया, जी, लेकिन मैं अगर माध्यम बन पाया, हाँ, है ना, तो तो मेरे लिए सौभाग्य। बिल्कुल सही बात। अगर मुझे दिल्ली में किसी स्ट्रीट में चलते हुए कोई एक बच्चा पहचान लेता है, कहता है वो अपने पेरेंट्स को लेकर आता, कहता है ये वो अंकल है जिन्होंने हमें जंगल में आवाजें सुनाई थी, हाँ, जानवरों की, जी, जी, चिड़ियों की आवाज सुनाई थी, ये वही अंकल है। हाँ, अगर वो 20 साल बाद मुझे वहां दिल्ली की स्ट्रीट में पहचान रहा है, हाँ, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। इसलिए नहीं मेरे को पहचान रहा है, इसलिए कि वो प्रकृति से आज भी जुड़ा हुआ है, उसे याद भी है वो प्रकृति से आज भी जुड़ा हुआ है, वो उन चिड़ियों से आज भी जुड़ा है, वो उन पेड़ों से आज भी जुड़ा है। बिल्कुल। और जो व्यक्ति इन पेड़ों से, इन पक्षियों से, अपनी प्रकृति से जुड़ा रहेगा, हमारा उद्देश्य तो यही है ना। बिल्कुल है ना, कि जन सामान्य जो है वो प्रकृति के महत्व को समझे, जी, उन सांसों का महत्व समझे। ये उधार है, कर्ज है हमारा, जी, इस कर्ज को समझे, इस उधार को समझे। और जब हमें उधार ध्यान में रहता है ना, तो हम उसके प्रति उदार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जिस दिन हमारे समझ में ये हो जाएगा कि उधारी है हमारी प्रकृति के प्रति, तो हम हमारी जो है प्रकृति के लिए जो है उदारता वहां से शुरू। और कुछ तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप किस किस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, हाँ जी, बच्चों के साथ में, इनके साथ, वो क्या होती हैं, उन पे कुछ मैं 4-5 महत्वपूर्ण पहलुओं को छूता हूँ जी। और उसमें जो है, एक, मैं स्कूली बच्चों के साथ अपने महीने के 10 दिन ओके वॉलंटरीली 10 दिन में स्कूली बच्चों को देता हूँ। ओके। और 20 दिन में अपनी लाइवलीहुड, अपनी जिंदगी को जीने के लिए, अपने पारिवारिक, अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए जीता हूँ। ओके। तो 10 दिन मैं कमिटेड हूँ कि मैं नेचर को अपना जो है एक यज्ञ की छोटी सी आहुति भेंट करूँ, है ना। और इसके लिए मैंने जो है बच्चे, यूथ और स्थानीय लोग, ये मेरे टारगेट्स हैं। ओके, ठीक है ना जी। तो मैं एक पर्यावरण शिक्षा के लिए कार्य करता हूँ। खासतौर पर जहां भी मैं जाता हूँ तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि किसी भी पर्पज के लिए, मैं शादी में भी जाऊंगा तो मैं सोचता हूँ कि यार स्कूल देख लेते हैं, सुबह समय स्कूल के बच्चों से मिल लेते हैं, चलो अच्छा, स्कूल के बच्चों से बातचीत कर लेते हैं, है ना। तो वो कर लेता हूँ जी। कहीं यूथ मिल रहे हैं तो उनके साथ नेचर और इसके स्कोप को, है ना, हमारे वहाँ कितना सौभाग्य है कि हमारे वहाँ प्रकृति और संस्कृति पर इतना ज्यादा स्कोप है जी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पीपल्स आर फुलिश इन द हेवन, जो लोग रह रहे हैं वो उसे समझ ही नहीं पा रहे, हमारा यूथ समझ ही नहीं पा रहा,
क्योंकि एक ही माइंडसेट है, नौकरी, पढ़ा लिखा और नौकरी, बस। पढ़ो और नौकरी करो। जबकि उत्तराखंड में रहने वाले, हिमालय की गोद में रहने वाले जो शरणागत हैं, जो हिमालय की तलहटी में रह रहे, वो तो इतने धनाढ्य हैं, वो तो हजारों लोगों को नौकरी दे सकते हैं जी। लेकिन आदमी परेशान है नौकरी करने के लिए, दिल्ली, मुंबई, हाँ। सिटकुल, टिटकुल, पिटकुल वहां जाने के लिए तैयार, है ना? बिल्कुल सही बात है सर। तो ये है। और जबकि हमें जो है राजा बना के भेजा ऐसी जगह पर, उसको मकसद था। हाँ। जो मेरे को हमेशा ये बात वापस लेकर आई कि मेरे हिमालय में जन्म लेने का कुछ मकसद था जी। जो प्रकृति ने निर्धारित किया था, और अगर मैं उस उद्देश्य को जो है नहीं पूरा कर रहा हूँ तो मैं अपना जीवन जी नहीं रहा हूँ, ढो रहा हूँ, है ना? जी जी। तो एक तो पर्यावरण शिक्षा मेरा हुआ है, दूसरा जो है सांस्कृतिक पहलुओं से जी लोगों को जोड़ कर रखना, क्योंकि हमारी संस्कृति में ही प्रकृति का विज्ञान, जीवन का विज्ञान, है ना, जीवन के दर्शन सब कुछ है जी। ठीक है। तो सांस्कृतिक पहलुओं से जोड़ कर रखना। तीसरी जो महत्वपूर्ण है कि जो हमारे उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति वन एवं वन्य जीवन के बारे में जानना, समझना, सीखना चाहता हूँ, तो जो भी हमने समझ आई है उसको मैं लोगों तक पहुंचाता हूँ एज ए नेचर गाइड। ओके, ठीक है ना जी। इसके अलावा मानव वन्य जीव संघर्ष हमारे उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी समस्या है आज के दशक में। अगर हम पिछले 2-3 दशक में देखें जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए भी मैंने जो भी अध्ययन किया उस अध्ययन का मैं सही उपयोग कर रहा हूँ, और सुदूर हिमालयी क्षेत्रों में जहां जहां भी ये समस्याएं होती हैं तो वहां पर हम लोगों का मार्गदर्शन कर पाते हैं जी। ताकि जो है वन एवं वन्य जीव सुरक्षित रहें और स्थानीय लोग भी सुरक्षित रहें। क्योंकि सही मायने में हम स्कूली या लोगों को, हम जन लोगों को तो पढ़ा सकते हैं जी, लेकिन हम जानवरों को तो नहीं पढ़ा सकते, बिल्कुल, है ना जी। हम उनके लिए कोई स्कूल नहीं खोल सकते, ठीक है ना, हम उनके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते। तो जब हम उनके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते तो हमारे लिए सही मायने में अपने बिहेवियर को बदलना ज्यादा जरूरी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, आसान है जी। तो मैं एक जो महत्वपूर्ण पहलू पर काम कर रहा हूँ वो मानव वन्य जीव संघर्ष जो है उसकी न्यूनीकरण। हम किसी भी समस्या को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम उसको जो है अर्थ से फर्श पर ला सकते हैं, हम उन समस्याओं को धरातल पर ला सकते हैं। और ये प्रयोग जो है हमने उत्तराखंड में जहां जहां भी करे तो वहां पर निश्चित रूप से हमें अच्छी सफलता मिली, क्योंकि सही मायने में फिर से वही बात आती कि मानव को व्यवहार बदलना है, ठीक है ना, हम प्रकृति को नहीं बदल सकते, हमें अपना व्यवहार बदलना होगा अपने अस्तित्व के संरक्षण के लिए। बिल्कुल सर जी, क्योंकि प्रकृति तो जैसी थी वो आज भी वैसी ही है, वो तब भी सिखाती थी, वो आज भी सिखा रही है, वो अब आगे भी सिखाएगी। हमारा पालन पोषण शुरू से उसने ही किया है और वो आज भी कर रही है, भले हमने कितना भी दुख दिया हो, कितने भी हमने पेड़ काटे, जंगल काटे। किसी पेड़ ने ये तो नहीं कहा मेरे को मेरा ये वेतनमान कम हो गया, बिल्कुल आज तक तो नहीं कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि तूने मेरे को आज तक एक लोटा पानी नहीं दिया, मैं तुझे ऑक्सीजन नहीं दूंगा, छाया नहीं दूंगा, है ना, या मैं हड़ताल कर दूंगा भैया मेरा वेतनमान और मेरी सैलरी और मेरी पेंशन नहीं मिल रही, मैं हड़ताल करूंगा। हम हमेशा यही तो शिकायत करते रहे कि हम प्रकृति से हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिला। हमने कभी इस पहलू में तो सोचा ही नहीं कि हमने दिया क्या है प्रकृति को आज तक। बिल्कुल, किसी एक पेड़ को ना कभी हमने हृदय से, गले से नहीं लगाया, कभी हम उसके लिए इतना थैंकफुल, ग्रेटफुल कभी भी नहीं। कभी हम क्या इन हवाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं? नहीं, है ना। चंद लम्हे हमें कोविड के जो मिले उसने हमें सिखाया था, है ना, हाथ पैर फटकने लग गए थे हम लोग। आज जो है फिर से सामान्य स्थिति है, तो हम सब कुछ ये मानव की प्रवृत्ति है। सर हमें तो लगता है कि हमें भगवान ने धरती पे भेजा है तो हवा, पानी, आग सब कुछ हमारे लिए बना के भेजा हुआ है, बस हमें लगता है कि हमारे लिए है तो हम ही हैं जो है, फिर है ना, तो थॉट यही बन चुका है। तो मानव वन्य जीव संघर्ष ये भी एक मेरा पहलू है जो काम करने का। एक और महत्वपूर्ण पहलू में जो काम कर रहा हूँ वो ये है कि स्थानीय लोग जो है वो दिग्भ्रमित है जी, उनको कोई रहा नहीं, ठीक है ना। और मेरे पास जो रहा है वो सिर्फ ग्रीन बिजनेस की, हरित व्यवसाय जी, ठीक है ना। मैं लोगों को हरित व्यवसाय की तरफ जो उनका मार्गदर्शन करता हूँ, उनको जोड़ने का प्रयास करता हूँ, और इस मुहिम में 1000 से ज्यादा लोग जो है उत्तराखंड में जो आज अपने आजीविका को संचालित कर रहे हैं, ये इसी मुहिम का हिस्सा है। तो सही मायने में
अभी तो जो है ये शुरुआत है, हमारी सीख है, समझ है, और जो हम बांट पा रहे हैं जी। और लोग भी जब मैं बदलूंगा तो हम बदलेंगे और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, ठीक है ना। जी। अगर वो 1000 लोग भी अपना, उसमें से 1% लोग भी जो है अपना कंट्रीब्यूशन करने लगे, इस भाव को समझने लगे, ठीक है ना, और मैं, मेरा परिवार, मेरे समाज से थोड़ा सा आगे सोचेंगे, तो मेरे ख्याल से हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। बिल्कुल बदलेगा, है ना। शुरुआत तो खुद से करनी है। हाँ जी, शुरुआत करनी पड़ेगी, और सही मायने में सीखने का सही अर्थ भी वही है जी। ये चीज। सर बहुत अच्छी चीज है ये जो, क्योंकि देखिए हम लोग शहरों में रहते हैं जी हम लोग वहाँ के हिसाब से, हमारी प्रकृति, हमारा थॉट, हमारा सब कुछ वहाँ के हिसाब से हो जाता है। जी। अभी आपसे बात करते करते बहुत सारी चीजें जो है ना, ऐसा लग रहा है मैंने पहली बार सुनी, और इतने टाइम बाद क्यों सुनी मैंने, पहले क्यों नहीं सुनी ये चीजें। वो जो नजरिया है ना, हमें शायद वो बदलने की जरूरत है प्रकृति के लिए। अगर वो नजरिया हमारा बदल जाएगा तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। जिस दिन नजर बदलने के बजाय नजरिया बदलेंगे। हाँ। अभी तो हमारी प्रकृति पे नजर है ना जी। हमें नजरिया बदलने की जरूरत है। हमें जो है ना, हम इन पेड़ों को देख के हमारे नजर ये लगी रहती है, यार ये पेड़ कैसे मिल जाता हम। हाँ। है नहीं, इस पेड़ को देखकर हमें क्या मिलेगा, नजरिया है। जी। हमारे पास मछलियां हैं, लोग सोचते कि मछली पकड़ के कैसे लाभ लूं, हम कहते कि मछली देख कर कैसे लाभ लूं। हाँ। ताकि मछली भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहे, है ना। तो ये 4-5 पहलू हैं जो, जिन पे मैं काम करने के बारे में सोचता हूँ, करता हूँ। तो अभी रामनगर से बाहर जैसे आप जाते हैं जी, आप और कहाँ पे, मतलब पिथौरागढ़ भी आप जैसे बताया? नहीं, मैं उत्तराखंड में सभी जगह जाता हूँ जी, है ना। हाँ। मुनस्यारी से लेकर जौनसार भाबर तक जी, ठीक है, बाकी अन्य राज्यों में भी और कुछ कंट्रीज में भी जो है, जितना भी मैं सीख पाया हूँ, लोगों को बांट पाया हूँ, तो ये है। ये तो हवाएं ले जाती है, मैं कहीं नहीं जाता। हाँ। हवाएं जहाँ ले जाती है वहाँ चले जाते। तो आज तक अभी ऐसे कौन लोग बाहर से आए हैं जिनको आपने गाइड किया, जो जिनका नाम जैसे बोलते हैं ना कि कोई नेता, अभिनेता, मेरा इस तरह के लोग इस बारे में, हाँ, नेता अभिनेता आते रहते हैं। मैं इसको बहुत फौरी तौर पर इसको मैं प्राइड के सब्जेक्ट में नहीं लेता। सर आप नहीं लेते, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये चीज है कि मतलब आप ही को बुलाया जाता है कि वो सब कुछ, वो मैं इसको यहाँ पर ही बंद करना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी व्यक्ति है जी, मेरे लिए वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो यहाँ पर से सीख कर अपनी प्रकृति और अपने संस्कृति के प्रति संवेदनशील हो जाए जी। वो चाहे एक सामान्य सा व्यक्ति हो, वो फकीर हो, मैं राजाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, वो फकीर भी अगर वो संवेदनशील प्रकृति के प्रति हो जा रहा है, वन्य जीव के प्रति हो जा रहा है जी, अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो जा रहा है, तो इसका मतलब सही मायने में हमारी सार्थकता तभी है, ठीक है ना जी। तो इन चीजों से बड़े ये तो सब मुझे बहुत ढकोसला सा लगता है कि किसी बड़े से नेता के साथ में चला गया, फोटो खिंच गई, ओ या आजकल वही नाइस ब्रो, नाइस पिक, ऑसम, ये सब कुछ, ये सब मेरे लिए वो नहीं है। मेरे लिए सामान्य है कि देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, और अगर मैं आपके हृदय को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बना पाऊं तो सही मायने में मेरी सार्थकता तो यही है, ठीक है ना। यही मेरी उपलब्धि। हमें तो हर दिन जो है ना, हर दिन इसके प्रति, अगर आप देखें, जिस दिन आप अपने घर के पौधे को हक करना शुरू करिए, उसी के साथ बातचीत करना शुरू करिए, 15 दिन के अंदर देखिएगा कितना चेंज आता है, बहुत आता है। बिल्कुल। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज है ना जी। तो ये था सर। अभी जो हम यहाँ जो पहाड़ों में रहते हैं लोग, फिर भी बहुत संवेदनशील हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत प्रकृति के प्रति उनका प्रेम है, वो हर चीज करते हैं। बाहर शहरों में वो कड़ी टूट जाती है, वो चीज टूट जाती है। आप कहिए कि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, टाइम नहीं मिलता है, कुछ नहीं है, या जगह नहीं है, वो लोग कैसे जुड़े? और जो उनका भी दिमाग चल रहा है कि भाई हमने वही जो 4 गमले या एक लॉन के बाहर घास उगा दी, तो हमने भाई हम कर रहे हैं। चलिए, नहीं, मैं तो इसको उपलब्धि ही मानता हूँ, चाहे उन्होंने 4 गमले भी लगा दिए ना जी, कम से कम 4 गमले लगे हैं, है ना जी। हफ्ते में भी याद आ रही है उसको कि यार सिर्फ पानी देना है, चलो शो के लिए हो गया ना कि नहीं, यार शो भी कर रहा है, कम से कम मैं कह रहा हूँ कि शो के ही लिए तो जाए, कम से कम शो के लिए तो प्रकृति को के सानिध्य में जाए, एक पल शो के लिए चले जाए जी, ठीक है ना जी। माँ तो माँ ही है ना, बिल्कुल है, ठीक है, वो आके गले तो लगा ही लेती है ना, चाहे हम कितने भी गलत भाव से जाए, माँ तो कहती है कि आखिर तो मेरा बेटा है जी, है ना जी। तो प्रकृति माँ को तो गोद दिया है ना हमने, हर जगह जहाँ जितना मौका लगता था हमने प्रकृति को उतना गोद दिया है जी, है ना, उतना रोक दिया है। लेकिन
आखिर अपनापन तो प्रकृति में है ही है, वो जी। तो अपना ही ले रही है ना। जी। वो इतने बड़े कोविड पेशेंट ने कभी तो उसने ये नहीं कहा कि मैं सांसें नहीं दूंगी, हाँ, है ना, ऑक्सीजन सांसें तो दी उसने, बिल्कुल दी, है ना। बिल्कुल तो दी। ये मेरा कहने का मतलब, इट्स रियली नॉट अ टाइम टू गैदर द इंफॉर्मेशन, इट्स अ टाइम टू टेक सम एक्शन। जी। अब सूचनाओं के एकत्रीकरण का समय समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। जी जी। अब हमें कुछ एक्शन लेने की जरूरत है, और एक्शन में मैं कह रहा हूँ कि अपने 24 मिनट मतलब 24 घंटों में केवल 24 मिनट हम प्रकृति के लिए अगर कुछ भी कर पाए, अपनी संस्कृति के लिए कुछ भी कर पाए, है ना, तो सही मायने में सार्थकता होगी। जी। ठीक है ना। मैं इस बात को दावे से कह रहा हूं कि मैंने जो सीखा है, कोई भी जानना समझना सीखना चाहता है, उससे जुड़ना चाहता है, तो मैं मतलब इस बड़े मंच के माध्यम से ही कह रहा हूँ कि मैं निःशुल्क उसको जो है ना मार्गदर्शन जो मेरी समझ में आता है वो करूँ, और मार्गदर्शन करके छोड़ूंगा नहीं उसको, उसकी राह उसका हम सफर बन के चलूंगा। ठीक है ना जी। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन। बहुत मैं कह रहा हूँ जिस दिन देखो हमारे वहाँ कहते हैं कि यार हमारे वहाँ वो बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, एक आर्मी का बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, हाँ। या एक आईएएस ऑफिसर बन गया जी। मैं उसको आईएएस ऑफिसर बनना उसकी उपलब्धि नहीं मानता। उसकी उपलब्धि मैं तब मानूंगा जिस दिन, आज उसके पास वक्त नहीं है कोई बात नहीं, जिस दिन वो रिटायर हो जाए अपने काम से, सेवानिवृत्त हो जाए, वो आके कहे उत्तराखंड में कि साथियों मैंने एक स्कूल खोला अपनी उपलब्धि का, ऐसा बच्चा जो कभी पढ़ नहीं पाया, ऐसा बच्चा जिसको मार्ग नहीं मिल पाया, ऐसा बच्चा जिसको राह नहीं मिल पाई, है ना, मैं उसके मार्गदर्शन के लिए यहाँ खड़ा हूँ जी। उसकी उपलब्धि तब मानूंगा। बिल्कुल। मेरा बेटा अगर आईएएस निकल गया, या किसका बेटा एक बहुत बड़ा ब्रिगेडियर बन गया या सेना अध्यक्ष बन गया जी, मेरे लिए वो उपलब्धि नहीं है। मेरे लिए उपलब्धि वह है कि वो एक फौजी था, मात्र फौजी था, और सिर्फ एक कलर्क था जी। उसने ताउम्र कलर्क के जीवन को जो है जिया, और लास्ट में उस समय तो उसके पास वक्त नहीं था, लेकिन रिटायर की बात तो उसके पास वक्त था। बिल्कुल। उसने कहा कि मेरा वक्त जो है ना आज मेरे समाज के लिए है, आज मेरे उन बच्चों के लिए है जो बड़ा सपना नहीं देखते, केवल कलर्क बनने का सपना देखते हैं। उन कलर्क बनने वाले बच्चों की राह मैं आसान करूंगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ जी, और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैंने प्रकृति, पर्यावरण और ग्रीन बिजनेस, मानव जीवन, वन्य जीव संघर्ष, इन जो भी समाज से मैंने जो सीखा है, मैं तभी उऋण होऊंगा जिस दिन मैं ये सोचूंगा कि मैं जिस दिन अपने समाज को इस राह से जोड़ दूंगा, अपने उन समाज को जो इस राह में चलना चाहते हैं उनके मार्ग को प्रशस्त कर दूंगा, तब मैं सही मायने में अपने जीवन की सार्थकता को समझूंगा। आईएएस बन गया, कैप्टन बन गया, ब्रिगेडियर बन गया, दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया, यही तो उपलब्धि है। उसने कब आके अपने गांव के बच्चे से कहा कि चल मैं तुझे 1 घंटा पढ़ाता हूँ जिससे तू ब्रिगेडियर मत बन, लेकिन तू फौजी बन जाएगा मेरे भाई। हाँ। मेरे को इस बात की खुशी होगी कि मेरे गांव का एक बच्चा फौजी है जी, है ना जी। मेरे गांव का बच्चा टीचर है, अगर कोई प्रिंसिपल बन गया, कोई वाइस चांसलर बन गया, लोग कहते हैं ना ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि ये उत्तराखंड का है, ये बहुत बड़ा गेम प्लेयर है। अरे धत है तेरी, तूने उत्तराखंड के लिए क्या किया? तू अगर आकर यहाँ पर कह दे कि मेरे अल्मोड़ा जब इतना फक्र से कहता है कि ये मेरा है, तो तू भी आके कह दे ना कि 100 बच्चे इस अल्मोड़ा के मेरे हैं, इस उत्तराखंड के मेरे हैं, बिल्कुल, इस पिथौरागढ़ के मेरे हैं, इस नैनीताल के मेरे हैं, इस रुद्रप्रयाग के मेरे, है ना जी। तो बस यही सार्थकता है जीवन की, यही समझने की जरूरत है। उत्तराखंड में जो बाहर के रहने वालों के लिए आपने पूछा कि क्या है, तो मैं तो इनको यही कहना चाहूंगा, ये बात बहुत लोगों को बहुत बुरी लगती है क्योंकि बहुत कड़वा है जी, लेकिन मैंने कड़वे शब्दों को आपके सामने पिरो दिया क्योंकि मेरे अंदर का दर्द है जी, जो मैंने अब तक पहुंचा। सर ये बहुत गहरी बात है जी, कि मतलब जब आपने अपनी एक व्यक्तिगत उपलब्धि को हासिल कर लिया है ना, तो उसके बाद जब हमने ले लिया, समाज से सब ले लिया है, अब समाज को देने का भी एक समय है। तुम जो है तो वहाँ आपने तो बोला अस्पतालों में समय बिता रहे हो भाई, है ना जी, बजाय वहां बताने के अपने पहाड़ में आओ ना। जुड़ गए थे तुम, यहाँ से चले गए थे, बिछुड़ गए थे तुम, माँ के बेटे थे ना, बिछुड़ गए थे तुम, ठीक है, चले गए आगे, बहुत बड़े बन गए तुम, आओ ना अपनी जड़ों के पास, अभिसिंचित हो ना उससे जी, है ना जी। उन जड़ों को भी अभिसिंचित करो, अपने आप भी अभिसिंचित हो। बिल्कुल, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि
जो भी इस एपिसोड को देख रहे हैं, हमारी हमारी जो भी ऑडियंस है, वो इस बात की गहराई को समझेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पहाड़ का आदमी है वो उसी की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा कुछ करे। बाहर का भी कोई आदमी हो, किसी भी शहर का, किसी भी राज्य का आदमी हो, वो ये अगर अपने मन में ठान ले कि ये मैंने अपना कार्य करना है, अपने जो भी गृहस्थी है वो संभालनी है, बट उसके बाद मुझे कुछ तो ऐसा कार्य करके जाना है कि जिससे हमारा कुछ मतलब अन्य लोगों का उद्धार हो, उनका भला हो, उनको एक राह मिले करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आई होप कि आप सब लोग समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। और मैं बस सर आपसे फिर वही वापस जो हम उन पशु पक्षी की बात कर रहे थे, जो कि एक बार देखिए, नेचर की, प्रकृति की अपनी एक भाषा होती है। जी जी, ठीक है ना जी। और वो भाषा हमें हमेशा सुनाई देती है, लेकिन हमारे स्विच ऑफ है। जी, ठीक है ना, और कान बंद है। ठीक है जी। और जिस दिन हम कानों को खोलने सुने करेंगे तो प्रकृति हमें जो बहुत सुंदर सुंदर गीत सुनाती है। जी। पक्षियों की अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, जानवरों की अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है। जी। वो आपको बताते हैं सब कुछ, है ना। जी। पहाड़ में हमारे वहाँ काफल पकता है ना। हाँ। तो चिड़िया आकर सबको दूर दूर तक संदेश देती है। हाँ। हाँ। काफल पाको, हाँ। मेलनी चाको, हाँ। कुकू। अब गर्मियों का मौसम आने वाला है। हाँ। सुहाना मौसम, बसंत ऋतु आने वाली है। हाँ। आहा। कोयल हाँ। गाना शुरू कर देती है। जी। है ना। जी। कहीं दूर चिट्ठी आने वाली है। तो वह घर घर संदेश पहुंचा रहा है। बिल्कुल पहुंचा है नहीं है। जी। तो बस केवल इनसे जुड़ने की तो जरूरत है नहीं है। अपनी खुशियों का इजहार करने के लिए वर्ड्स ऐसे सॉन्ग करते हैं जी। है ना। जी। खतरा महसूस होता है। हाँ। लंगूर हाँ। कभी भी बंदर या उसको खतरा होता है। जी। जंगल में इस तरीके से एक दूसरे को अलर्ट करना शुरू कर देते जानवर। राइट। सेटॉल। हाँ। मैना, वो जो सांप देख ले हाँ, ऐसा करने लगती है। राइट। है ना। हाँ। तो ये प्रकृति की छोटी सी भाषा है। मैं तो इसके करीब इसलिए चला गया क्योंकि प्रकृति की एक ब्लेसिंग है मुझे। जी। है ना। जी। तो मैं सीख पाया, समझ पाया 300 से अधिक प्रकार के वन्य जीव, पशु पक्षियों की आवाज जो भी मैं सीख पाया। जी। और मैं लोगों को थोड़ा सा, बच्चों को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ। इस माध्यम से बच्चे जुड़ पाते हैं, तब इसलिए इसको थोड़ा सा बच्चों के साथ बांट लेता हूँ। सर ये बहुत मतलब एक अलग तरह का ही ये टैलेंट है, क्योंकि नेचर को समझना जब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप उसकी भावनाओं को या उसकी उस भाषा को समझेंगे। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर अब इतना है कि इस एपिसोड के बाद मैं जो चीज मैंने आपको बताई वो, और बाकी जो आपने कहा कि इसकी आवाज को सुनना, इसको समझना कि क्या कह रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो चीजें शुरू करूं और जुड़ूं इस चीज से। और मेरे साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि जितनी भी ऑडियंस है हमारी, वो सुन रही है, देख रही है, वो भी इस चीज को समझे, इसकी गंभीरता को समझे, और सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज निकाल दे कि हम प्रकृति को बचा रहे हैं। हम नहीं बचा रहे हैं, वो हमें बचा रही है। अगर हम उसको आज नहीं बचाएंगे तो वो हमें कल नहीं बचाएगी। सही बात, हमारा कल नहीं बचेगा। जी। है ना। जी। तो बचाने की एक मुहिम में मैं आपको ये कहूंगा जी कि कुछ बचे हुए मन, हृदय, जी, बचे हुए मन ही करते हैं दुनिया में बची हुई चीजों के बारे में बातें। और कुछ बचे हुए मन ही सुनते हैं दुनिया में बची हुई चीजों के बारे में बातें। जी। और कुछ बचे हुए मन ही करते हैं दुनिया में बची हुई चीजों को बचाने की कवायद। जी। क्योंकि कुछ बचे हुए मन ही बचा सकते हैं दुनिया में बची हुई चीजों को, क्योंकि बची हुई मनों को अभी भी ईश्वर ने बचाया है बची हुई चीजों को बचाने के लिए। जी। कुछ बचे हुए लोग ही करते हैं दुनिया में बची हुई चीजों के बारे में बातें। ठीक है ना। बहुत तो मैं सबसे निवेदन यही करूंगा कि प्रकृति के सानिध्य में पल बिताना शुरू करें। अपने 24 घंटे में से 24 मिनट प्रकृति के सानिध्य में दें। प्रकृति के लिए जो बन पड़ता है अपने स्तर से, जिस भी स्तर से बन पड़ता है उसको करें। ठीक है ना जी।
और उसमें ये मत भाव लाएं कि हम ये कर लें। उस जब भी ऐसा भाव आता है मन में तो जरूर ये सोचें कि पेड़ को किस दिन पानी देकर आए थे लास्ट, ठीक है ना? सही बात। यह है, या किस दिन सूरज को इस रोशनी के लिए धन्यवाद दिया था, हाँ। या किस दिन हवाओं को जो है इस हवाओं के लिए, और किस दिन पानी को इसके लिए धन्यवाद दिया था, उस दिन को याद करने की कोशिश कर, जी ठीक है ना? जी सर। तो मेरा निवेदन यही है, और उत्तराखंड से बाहर रहने वालों से मैं जरूर कहूंगा कि अपनी जड़ों से जुड़े। जी ऐसे पेड़ बिल्कुल ना बने। आप भव्य विशाल पेड़ अगर वहां बन गए और अगर आप अपनी जड़ों से डिस्कनेक्ट हो गए तो आप सूखे हुए पेड़ की बदतर, उससे भी बदतर, जी ठीक है ना? जी अपनी जड़ों से जुड़े, अपनी जड़ों से अभिसिंचित होए। जरूरी नहीं आप वापस आए, वहां पर बैठकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं बिल्कुल सर। अपने यहाँ के लिए, बिल्कुल कर ठीक है ना? जी। बस अपने मन में एक ऐसा भाव बनाए कि जो है मेरी जड़ें यहाँ थी और मैं इस जड़ों के प्रति मेरा क्या रोल है और मैं क्या रोल प्ले कर सकता हूँ। बस इतना जिस दिन हम सोचेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ बदलेगा। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। इसी आशा के साथ आपकी श्री सानिध्य के जो पल लिए उसका आभार और धन्यवाद। हम आपको थैंक्स कहते हैं कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।